ओके चलिए, सो करें पढ़ाई। ओके चलिए, सो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। का आपको आवाज सुनाई दी? दिस रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड। मैम सुनी? मुझे नहीं सुनाई दे रही, पता नहीं क्या हो गया। पक्का सुनी है ना? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। No, ma'am. ओके, नो 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 यो यो, नो नो। अरे रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, इट हैज बीन स्टार्टेड, रिकॉर्डिंग हो रही है। खेलते हो तुम्हारे साथ। हाँ जी, हम कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। कह दो, थोड़ा सा पढ़ के आयो, कह दो प्लीज, कह दो। नहीं बोलोगे? थोड़ा सा भी नहीं पढ़ के आए? मैम आपने जो पढ़ाया था वो पढ़ के आए और बाकी बुक नहीं है अभी। मैंने तेरे को एक लाइन पढ़ाई, तो एक लाइन पढ़ के आई है। ये तो गलत बात है। बुक नहीं है तो मैंने कहा था ना फोन में डाउनलोड कर ले, एनसीईआरटी फ्री डाउनलोड होती है फोन में। दूं मैं तुम्हें अब? है फ्री डाउनलोड करके एनसीईआरटी का चैप्टर भेजती हूँ तुझे, अगली क्लास में बताती हूँ। बताइए जरा मुझे, मेरे पास बुक नहीं है। यस मैम। चालाक बच्चे, बहुत चलाक है। ये जो लेट आ रहे हैं, अरे तुम कीर्तन में आ रहे हो, इतनी देर से क्यों आ रहे हो? 2-3 मिनट में गाड़ी छूट जाती है, टाइम से आ जाया करो। ये तो मेरे कान में आवाज आती रहती है, टुन 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 टुन। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन की, जिसमें हमने खास कोई बात करी नहीं थी। कल हमने एक तरह से इंट्रोडक्शन ही किया था। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है, आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम रिप्रोडक्शन में एक चीज पढ़े विच इज नोन एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनते हैं या नहीं बनते हैं? नो मैम। नो मैम। गैमेट में बन सकते हैं और मे नॉट फॉर्म। ठीक है जी, तो इस एरर को ठीक कर लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट जरूर बनते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहीं कहीं केसेस में गैमेट बनते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं आपको कोनिडिया पढ़ाऊंगी और जूस्पोर्स बनाऊंगी। तो गैमेट बन सकते हैं और गैमेट नहीं भी बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन पॉसिबिलिटी है, राइट। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल में फिर फर्क क्या हुआ? मेजर फर्क ये है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 पेरेंट इन्वॉल्व होता है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं होते, मम्मी पापा इन्वॉल्व नहीं होते, एक ही पेरेंट होता है, बस ये फर्क होता है। समझ आया? मैम अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम पढ़े एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर हम पढ़ लेंगे, और एनिमल्स के अलावा हम लोग बेसिकली लोअर ऑर्गेनिज्म, मैं इसमें ना बेटर वर्ड लिखती हूँ, लोअर ऑर्गेनिज्म। तो लोअर ऑर्गेनिज्म में वो एनिमल्स भी आते हैं, जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले आ जाएगा हमारा प्यारा मोनीरन्स, जो मोनीरा का ग्रुप है। मोनीरा के ग्रुप के बाद कौन सा आता है किंगडम? हाँ। और लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मैं एनिमल किंगडम में जाऊं तो आपने सुना है पॉरीफेरा यस मैम। और सिलेंट्रेटा। यस मैम। तो इनके अंदर, हाँ, तो इनके अंदर कैसे कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? साथ साथ लिख लेना, लिख लिया इतना ऑब्जेक्टिव आज का? मैम। ये कह रही है नहीं नहीं मैम, मैं तो देख रही थी, अभी अभी मूड नहीं बना है। साथ साथ लिख लो। आ जाओ, देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें एक बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है, एंड यू विल सी क्वेश्चन आया हुआ है। सो पहले मुझे बताओ लाइफ स्पैन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का? लाइफ स्पैन मैम वो कितने टाइम तक अब जीता है या कितने टाइम तक वो जिया या जी, है ना? हाउ लॉन्ग दे हैव लिव्ड। ओके, और कोई? मैम उसके बर्थ से लेके उसके टाइम डेथ तक टाइम पीरियड। हाँ, तो ये ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि बर्थ से लेकर डेथ तक वो जितना समय रहा इस जीवन में, टाइम में बोल लो या डेज में बोल लो, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। तो देखो हर कंट्री में ना वर्ड थोड़े डिफरेंट होते हैं। हम जनरली क्या यूज करते हैं? बर्थ, फिर हम कहते हैं एडोलेसेंस में ऐड होगा बच्चा, है ना? एडोलेसेंस के बाद हम कहते हैं अडल्ट बन जाएगा, अडल्ट स्टेज में हूं मैं। फिर उसके बाद ओल्ड एज में जाएंगे, एंड देन वी अल्टीमेटली एक्सपेक्ट कि डेथ हो जाती है। तो ये जो पूरा पीरियड है ना समय का, ये जो पूरा चाल चल रहा है, इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। ठीक है जी, क्लियर इतना? यस मैम।
अरे अरे अरे, इसे भी क्लियर हो गया? ऐसे मेरी बात समझ आ रही है? तो पीरियड ऑफ बर्थ, फ्रॉम बर्थ टू अ नेचुरल डेथ। अब इसमें कैची वर्ड क्या है? बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ। देखो किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुम ये थोड़ी बोलोगे कि लाइफ स्पैन भाई इसका सिर्फ 10 साल का ही था, ठीक है, या इसका सिर्फ 30 साल का ही था। नेचुरल डेथ, तो नेचर में नेचुरली डेथ होगी किसी ऑर्गेनिज्म की। तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लाइफ स्पैन। ओके, तो किसी ऑर्गेनिज्म के इस पीरियड को लाइफ स्पैन कहते हैं। तो इसमें कैची वर्ड है नेचुरल डेथ, इसको मत भूलना, ठीक है जी। ये मैम। नाउ अब इसमें एक और लाइन आती है कि दैट नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब जो कभी मरता नहीं, खत्म। जो कभी मर नहीं सकते, राइट? अमर, नेवर डाइज। ऐसा कोई नहीं है जो कभी मरेगा नहीं। मृत्यु निश्चित है, मृत्यु कभी ना कभी आनी ही है, उससे कोई नहीं बच सकता। इट्स लाइक समथिंग इनएविटेबल। तो हम कह सकते हैं नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल, डेथ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब आनी ही आनी है, ठीक है। तो नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ एक्सेप्शन है। और जहां पर भी तुम ये वर्ड पढ़ लोगे ना, किसी भी बुक में, किसी भी लाइन में जहां वर्ड आता है एक्सेप्ट, उसको अंडरलाइन करना है। उसके आगे का जो भी वर्ड है ना, वो उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आराम से। तो ये कह रहे हैं कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, वो इमॉर्टल है, बाकी सारे इमॉर्टल नहीं हो सकते। अब इसका क्या मतलब है? यूनि का मतलब होता है एक, सॉरी, तो यूनि का मतलब होता है वन, एंड सेलुलर का मतलब होता है सेल। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पूरी बॉडी उसकी सिर्फ एक ही सेल से बनी है, इसका ब्यूटीफुल एग्जांपल क्या हो सकता है? अमीबा। अमीबा, है ना? अमीबा ले लेते हैं, चलो। अमीबा इज व्हाट? मोनिरा प्रोटिस्टा? मोनेरा। बेटा मोनिरा में ना सारे बैक्टीरिया जाते हैं। मोनिरा में ना सारे बैक्टीरिया जाते हैं, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये सब आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आता है अमीबा। ये बहुत कॉमन एरर है जो आ जाता है बच्चों को। तो इसको ना ऐसी नोट्स ना साइड में लिख लेते हैं, छोटा सा डब्बा बना के, ये मुझे याद रहेगा। ओके, तो जो अमीबा है, देखो अभी जो अमीबा है, ध्यान से देखना इसको, ये है पेरेंट बॉडी। सबको दिख रही है ना स्क्रीन? मेरा पेरेंट सेल है। अब ये पेरेंट सेल क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देखो ये डिवाइड कैसे होता है, याद ही जाएगा। और ये ना अपने आप को स्ट्रेच कर लेता है, ऐसे स्ट्रेचिंग हो रही है इसमें से, पूरा इसको पकड़ के खींच लिया है, नेचुरली खींचता है एक तरह से। और अल्टीमेटली ये डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स में, ठीक है जी। तो पेरेंट सेल से डिवीजन होके 2 सेल में डिवाइड हो गया, करेक्ट। अभी जो 2 सेल्स बने हैं इनको अपन बुला लेते हैं डॉटर सेल्स, ठीक है जी। डॉटर सेल्स हो गए। अब देखो ध्यान से देखना, पेरेंट सेल है अमीबा है। अमीबा इज ए प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल? यूकैरियोटिक है, तो ये यूकैरियोटिक है यहाँ पर, है ना? यानी इसके पास न्यूक्लियस होगा, इसके पास न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। उसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, और इसके पास ऑर्गेनेल्स पड़ी है। लेट्स से, लेट्स फॉर एग्जांपल राइबोसोम पड़े हैं इसके पास। कौन से वाले राइबोसोम होते हैं? 70S या 80S? 80S। ये धीरे धीरे आ जाएगा, अभी साथ साथ लिख लेना, जो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है वहां कराऊंगी। याद रखना यूरियोटिक सेल में 80S राइबोसोम है। अब देखो जब ये डिवाइड हो रहा था ना, तो डिवाइड होने से पहले इसने अपने न्यूक्लियस भी डिवाइड किया और दोनों तरफ भेज दिया, उसमें जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड करके दोनों तरफ भेज दिया, ठीक है। राइबोसोम और बाकी ऑर्गेनेल भी इसने दोनों तरफ इक्वली बांट दिए। अब जो नया सेल बना, देखना ध्यान से देखना, जो नया सेल बना है, ये बना नया सेल, डॉटर सेल्स जो है, और जो पेरेंट सेल है, क्या दोनों एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे? मैम दिखाई दे रहे हैं, है ना? देखो मैंने मैन्युअली हाथ से बनाया तो थोड़ा साइज का फर्क लग रहा है, लेकिन इनका साइज सेम है। तो मुझे बताओ, अगर ये मैं तुम्हें एक ही जगह पे तीनों चीजों को रख दूं, क्या तुम बता पाओगे कि पेरेंट सेल कौन सा है और डॉटर सेल कौन सा है? नहीं बता पाओगे ना, राइट। तो देखो पेरेंट सेल ऐसा हुआ कि पेरेंट सेल मर गया और फिर डॉटर सेल बना, या पेरेंट सेल की डिवीजन से ही बन गया? कि कहीं पे भी पेरेंट सेल मरा है, डेथ हुई है? नो मैम। एग्जैक्टली। तो पेरेंट सेल खुद ही को डिवाइड करके नए सेल बना लेता है, वो कभी डाई नहीं होता। इसलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कि वो कभी डाई नहीं होते। दैट मीन्स, अब इमेजिन करके देखो, कोई बैक्टीरिया इस टाइम तुम्हारे आसपास घूम रहा है, तुम उसको देख नहीं सके, लेकिन वो बैक्टीरिया
आज से जब धरती में पहली बार बैक्टीरिया बना था ना, तब से वो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है, वो कभी डाई नहीं किया। तो सोचो उसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली होगी। समझ रहे हो ये बात? वो डॉटर सेल, वो जो अमीबा अभी तुम्हारे आसपास बैक्टीरिया है, वो कितना पुराना है, तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे, तो इंसान भी नहीं थे, राइट? यो मैम। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का? यो मैम। याद रखना, देयर इज नो नेचुरल डेथ फॉर न्यूरोसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन अगर अब मैं एंटी बैक्टीरिया, मेरे को बैक्टीरिया मेरी बॉडी में चला गया, मैं एंटीबायोटिक खा लूं, तो वो तो बैक्टीरिया मर जाएगा ना। तो वो नेचुरल डेथ नहीं है, वो मैंने जानबूझ के उसको पीट दिया है, तो नेचुरल डेथ नहीं होती। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म नेचुरली कभी भी डाई नहीं करते, वो हमेशा इमॉर्टल हो रहे हैं अनटिल अनलेस हम जाके उन्हें मार दें। ओके, सो ये 9 से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है लीड का। समझ में आया या नहीं? जिसको नहीं आया रेज योर हैंड, एक ही हाथ उठा लो। अच्छा, आ गया समझ? नाइस। चलो नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म का ना उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। अब ऐसा नहीं है कि जिराफ देखा, जिराफ सबने रियल लाइफ में देखा है? नो मैम। रियल लाइफ में देखो ना तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। जब मैंने देखा था, मैंने पहली बार लखनऊ में देखा था, मेरे कॉलेज स्टार्ट नहीं हुए थे, अभी 1 हफ्ते की छुट्टी थी, तो हम लोग वहाँ पे जू घूमने गए थे। तो मेरे को याद है हम जिराफ घूमने गए थे, हमने पूरा जू घूमा था, एंड में जाके जिराफ मिला था हमें। तो वो बहुत पास खड़ा था, तो जब मैं उसको ऊपर करके देखा तो बहुत ऊंचा था, मुझे बहुत ही नीचा फील हुआ क्योंकि मैं उसको देख नहीं पा रही थी ऐसे ना, मेरी हाइट वैसे कम है और मेरे को वो दिख नहीं रहा, तो थोड़ा पीछे जाके उसको देखा मैंने ध्यान से। सो जो जिराफ है उसका लेंथ इतनी बड़ी है, कितना बड़ा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अब एक चींटी है वो छोटी सी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना उसकी उम्र सिर्फ कुछ घंटों की होगी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पेन है, मतलब कि वो कितने साल जिएगा, 10 साल या 20 साल, उसका उसके साइज से कोई लेना देना नहीं है। पैरट और पिजन दोनों बर्ड्स होते हैं, लेकिन लाइफ स्पेन अलग होता है। तो लाइन ये है कि लाइफ स्पेन का कोई लेना देना नहीं है ऑर्गेनिज्म के साइज से। ये यो मैम। तो मेरे को आप बताओ कि अगर साइज से कोई लेना देना नहीं है, फिर डिसाइड कौन करता है कि लाइफ स्पेन किसका कितना होगा? ये किसने बताया कि इंसान लगभग 80 टू 85 ईयर्स तक आराम से जीते हैं? ठीक है, उसके बाद मतलब ऐसा नहीं कोई सर्वाइव नहीं करता, मैं मैक्सिमम लोग आपको दिखेंगे 80 टू 85 के बीच में दे पास अवे। लेकिन ये डिसाइड किसने किया? साइज ने नहीं किया, तो कौन डिसाइड करता है? दैट्स योर क्वेश्चन कि हु डिसाइड द लाइफ स्पैन ऑफ अ स्पीशी। अब देखो, कभी एक इंसान की बात नहीं करते, मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये है हमारा, क्या नाम रखो हम इसका, चिंटू, कि चिंटू का लाइफ स्पैन क्या है, मैं ये नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी स्पीशी का। तो बहुत सारे बच्चे चिंटू की ही एज के मैंने यहाँ डाल दिए, लेट्स से। तो अब मैं इसे बोलूंगी स्पीशीज, तो मैं स्पीशीज का लाइफ स्पैन देखूंगी, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मुझे बताओ कि कौन डिसाइड करता है लाइफ स्पैन क्या होगा किसी स्पीशी का, क्या लगता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स, ओके। बताओ भी और। ऑर्गन। हाँ जी, ऑर्गन। ऑर्गन्स, ओके। और हेल्थ। हाइट, हेल्थ। हेल्थ। हेल्थ 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 हेल्थ। और सोचो सोचो और सोचो, ये कम आंसर है, मुझे कम से कम 3 आंसर और चाहिए, फिर बताऊंगी। ये तो बताऊंगी नहीं सच्ची। इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, और सेल्स। सॉरी, क्या है? न्यूट्रिशन, फूड वगैरह। अच्छा, न्यूट्रिशन। ओके बेटा, आपने क्या बोला था पीछे? मैसेज करना, मुझे ना आवाज नहीं समझ आई। ओके, क्या ये इसका प्रॉब्लम है? देख बेटा, क्रोमोसोम किसी में डिफेक्ट जा सकता है, किसी स्पीशी, किसी ऑर्गेनिज्म में। फॉर एग्जांपल चिंटू के क्रोमोसोम में कोई डिफेक्ट था, भाई ये ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया, लेकिन उसकी स्पीशी तो सर्वाइव कर गई। चिंटू के क्रोमोसोम में डिफेक्ट था, मुझमें थोड़ी है, हमारी पूरी फैमिली में थोड़ी है, तो ह्यूमन स्पीशी तो सर्वाइव कर गई। किसी एक ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन में प्रॉब्लम हो सकता है किडनी प्रॉब्लम है, लेकिन ये थोड़ी ना सारे इंसानों की किडनी में प्रॉब्लम है। हेल्थ कुछ ऑर्गेनिज्म से खराब हो सकती है, मे बी वो कोविड से सफर कर रहे हैं, लेकिन बाकी की ह्यूमन पॉपुलेशन तो ठीक है। इम्यूनिटी का भी सेम कॉन्सेप्ट है, न्यूट्रिशन का भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो ये जो है ना, ये जो आपने पॉइंट्स बोले, ये एक इंडिविजुअल की हेल्थ बता रहा है, ठीक है।
तो ये हो सकता है कि कुछ इंडिविजुअल की जो जिंदगी है वो कितना जिएंगे वो इस पे डिपेंड करती है, लेकिन एक पूरी स्पीशी की कि इंसान का लाइफ स्पैन है कि भाई वो कम से कम 80-85 ईयर्स जी लेता है, वो डिपेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है? बेसिकली नेचर डिसाइड करती है, नेचर विल डिसाइड। देखो, अगर नेचर में खाने की अवेलेबिलिटी खत्म हो गई तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नो मैम। नो अगर मैम। नेचर ने हमें रहने की जगह कम कर दी तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे? नो मैम। No. तो जो सबसे सुपीरियर फोर्स है ना, जो डिसाइड करता है कि किसी का लाइफ स्पैन क्या होगा, वो नेचर है। उसके अंदर हम पढ़ते हैं इवोल्यूशन, कि कैसे कैसे समय के साथ जैसे इन्वायरमेंट बदल रहा है तो हमारा लाइफ स्पैन भी बदल रहा है। पहले इंसान ज्यादा सर्वाइव कर लेते थे, अब जैसे मेडिकल साइंस तरक्की कर रहा है ना, हमारे पास इलाज है तो हमारे पास बीमारियां भी ज्यादा है, तो इस वजह से लाइफ स्पैन थोड़ा कम हो गया। पहले तुम बहुत कॉमन केसेस सुनोगे कि 100 ईयर से ज्यादा लोग जिए थे, अब इतना कॉमन नहीं रहा वो, है ना। तो ये इवोल्यूशन डिसाइड करती है कि समय के साथ नेचर जैसे जैसे बदलती है वैसे वैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन डिसाइड होता है। ठीक है जी, तो कौन डिसाइड करेगा? इवोल्यूशन। और हम इसे लिख सकते हैं नेचर डिसाइड करेगी। तो हम इसको इतने पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक है। आंसर आपके अच्छे थे, पर आई थिंक अब आपको क्लियर हुआ कि क्या लिखना था, क्या error था। यो मैम। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा जिसको डाउट? ऐसे हैंड रेस कर दो। ओके, आगे बढ़े। यो मैम। देखो, अब बायोलॉजी में एक सच भी है कि देयर इज सम डेटा व्हिच यू हैव टू लर्न। ठीक है जी, ये वो डेटा है जो आपको लर्न करना है, और लर्न करने का बहुत अच्छा तरीका होते हैं दो, तो मुझे लगते हैं तीसरा भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं भी तो सीख ही रही हूँ ना। तो मेरे हिसाब से दो तरीके हैं, एक तो मैं लिख लिख के कर लूँ, मुझे याद हो जाएगा। जैसे ना मुझे जनी ना किसी के नाम नहीं याद होते थे, बचपन से मुझे प्रॉब्लम थी, अभी भी है, मुझे जल्दी नाम याद नहीं होंगे तुम्हारे, है मेरे साथ। तो मैं क्या करती थी, जब मेरे को पता है मैं रोज इससे मिल रही हूँ, मेरी क्लासमेट है, मेरे साथ बैठती है, मुझे इसका नाम याद रखना है, तो मैं ना हाथ पे लिख लेती थी। तो मूवमेंट में किसी का नाम हाथ पे लिखती थी ना, मुझे याद हो जाता था। तो मुझको याद है, मेरी फ्रेंड होती थी काजोल, मैं रोज उससे पूछती थी तुम्हारा नाम क्या है, मैंने एक दिन उसको हाथ पे लिख लिया काजोल, मुझको उसी दिन से याद हो गया। तो एक तो होता है लिख की, दूसरा होता है उसके गेम बना लो, चार चार लोगों में बांट लो, ठीक है भाई, चार नाम तू याद रखेगा, चार मैं याद रखूंगा, चार तू याद रखेंगे, दोनों वाइवा वाइवा खेलेंगे, हम तीनों वाइवा वाइवा खेलेंगे, हमारा क्लियर हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ट्राई करते हैं गेम की तरफ क्लास में, ठीक है। यो मैम। तो देखो गेम कैसी होगी, देखो अब ना बायोलॉजी बहुत सारी है, सब बच्चों को मौका मिलेगा, तो कैसे कोई नाराज नहीं होगा कि हमें आज मौका नहीं मिला है। ओके, तो सब बच्चों के साथ गेम का मौका मिलेगा। आज हम असाइन करते हैं अभिषेक, सुन रही है आवाज अभिषेक? अभिषेक ने माइक बंद कर लिया, कह रहा नहीं। अमन, अच्छा अभिषेक को सुन रही है। अभिषेक, ये ऑर्गेनिज्म है और ये है उसका लाइफ स्पैन, तो तुमको याद करके आना है रोज का और राइस प्लांट का, ठीक है। यस मैम। ठीक है जी, अभिषेक रोज और राइस प्लांट का करेगा। उसके बाद है अमन, अमन तुम याद, आवाज आ रही है? नहीं, अमन कह रहा है मैं नहीं करूंगा। अनीशा, यस मैम। अनीशा याद करके आएगी बनियान विच इज ऑल्सो नोन एज बरगद का पेड़ और बनाना ट्री, ठीक है, इन दोनों का लाइफ स्पैन याद करके आएगी। ओके, यस मैम। बरगद का ट्री वही वाला ट्री है जिसपे भूत रहता है, सुना है किसी ने? नहीं सुना? यो मैम। अरे सुना होगा, हाँ ये बहुत बड़ा मिथ है, बर्गर के ट्री पे बर्गर के पेड़ पे भूत रहता है। मुझे तो लगता है चुड़ैल रहती है सच में। मेरे हॉस्टल में जो मेरा रूम था उसकी विंडो से बरगद का पेड़ बाहर दिखता था, और उसके पीछे एक बिल्डिंग थी। तो ना शाम मतलब रात को मिडिल ऑफ द नाइट ना उस बिल्डिंग में हमेशा एक रूम में लाइट जलती और बंद होती थी। मेरे को आज भी लगता है कि बरगद के पेड़ वाली चुड़ैल कंट्रोल कर रही थी उसे, मुझे लगता है, देखो पर्सनली। बाकी चलो सबके अपने विजन हो सकते हैं, कोई बुरा ना माने। अंतरिक्ष, तुम्हारा नाम कितना प्यारा है। या मैम। यो यो, हाँ भाई बचिया तुम है। डॉग और बटरफ्लाई का याद करके आएगा, ठीक है। या मैम। अनुपमा, यो मैम। इतना सीधा सा नाम है इसका, फ्रूट फ्लाई और पैरेट का याद करके आओगी, ठीक है। हाँ जी, ओके देख रहे हो मैम। तुम, ये पैरेट एक तो 40 इयर्स जीता है, बताओ। अच्छा, नेक्स्ट इज हमारे पास है आर्यन। यस मैम। क्रोकोडाइल एंड हॉर्स का याद करके आएगा, ठीक है। यस मैम। उसके बाद है हमारे पास भूमि, हमारी प्यारी प्यारी भूमि, भूमिका, भूमिका
बेटा Yes, ma'am. टॉर्टोइज एंड इसको वैसे टॉर्टस भी कहते हैं, और क्रो का याद करके आएगी, ठीक है। Yo-yo. और बाकी फिर बचे हमारे पास भुवनेश्वरी, आवाज आ रही है? Yo-yo, ma'am. गुड़िया आप काऊ और एलिफेंट का याद करके आओगी, ठीक है। Yo-yo, ma'am. जो तुमको पता है कि मैं जल्दी नाम भूल जाती हूँ और इस चीज का तुमने फायदा उठाया, तो बाकी बच्चे ना याद रखना मैंने किसका नाम बोला था। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें अगर तुम याद नहीं करके आए कल तुम। तो कल ना वाइवा वाइवा खेलेंगे और ऐसे याद करेंगे बारी बारी। अब देखो मुझे देख के बताओ वो कौन सा प्लांट है जिसकी सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन है? पैरेट। Banyan Banyan tree. banyan tree. बेटा पैरेट प्लांट है, फोटोसिंथेसिस करता है। खाना नहीं खा के आई तू क्लास से पहले? No. बनयान ट्री। और वो कौन सा एनिमल है जिसका सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन है? Tortoise. Tortoise. राइट, गुड। तो तुमको समझ आ गया इसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। अब इसी डेटा के बेस पे ये एनसीईआरटी का भर लोगे, Yo-yo, ma'am. है ना? मैं ग्रुप में भेज दूंगी, इसको भर लेना, ठीक है जी। चलो अब स्टार्ट करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स के अंदर। करें स्टार्ट? Yo-yo, ma'am. Yeah, ma'am. ओके जी। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म बना ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। तुम अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग हो, तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म हो रहा है, वो ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो पेरेंट कितने इन्वॉल्व होंगे? सिंगल। तो द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सिंगल पेरेंट इज सिंगल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर मैं इसको कह देती दो पेरेंट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता। क्लियर? Yo-yo, ma'am. Yeah, ma'am. ये तुमको देखने को मिलता है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स में भी देखने को मिलता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ एनिमल्स में भी। एनिमल्स में स्पेशली वो जिनकी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी की। सिंपल ऑर्गेनाइजेशन कैसे? जैसे हम ह्यूमन है ना, ओके एक सेकंड, बच्चों को लेने दीजिए। ओके, जैसे हम ह्यूमन है, तुम्हारी बॉडी देखो, सर्कुलेशन के लिए हार्ट अलग बना है, सांस वगैरह लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स अलग है, खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, सब कुछ अलग है ना, तो कॉम्प्लेक्स बॉडी है। सिंपल बॉडी एक सीधी सादी सी बॉडी है जिसमें इतना डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, सब चीजें मिल बांट के एक ही बॉडी के अंदर हो रही है, ज्यादा अच्छे से ऑर्गन वगैरह डेवलप नहीं होते, तो उन्हें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो ये आपको उन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा जिनकी बॉडी सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। Yo-yo, ma'am. अब देखो यही वाली बात, अरे थक तो नहीं गए No, ma'am. बेटा? ये सेल था और ये सेल डिवाइड हो गया दो सेल में, ठीक है जी। अभी जो सेल था और जो दो सेल नए बने हैं, ये इस वाले को पेरेंट बुला देती हूँ, एक ही पेरेंट है, और ये इसके जो डॉटर सेल बने हैं ऑफस्प्रिंग्स है। मुझे एक बात बताओ, पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल एक जैसा नहीं दिख रहा? Yeah, ma'am. Yo-yo. मैंने भी बनाया, मैंने तो सर्कल ठीक से नहीं बना, पर एक जैसे दिख रहा है ना। और जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग नंबर 1 एंड ऑफस्प्रिंग नंबर 2 एक जैसा दिख रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में? Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो इससे जो लाइन आने वाली है ना, इसे नीट का क्वेश्चन आया है, द ऑफस्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू वन अनदर, ये एक दूसरे के लिए आइडेंटिकल है। ऑल्सो, बेटा माइक बंद कर ले, मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है सूरज, थैंक यू। सो ऑफस्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल है एक दूसरे के प्रति, एंड ये आइडेंटिकल है अपने पेरेंट के लिए भी। तो ये आइडेंटिकल कैसे है? आइडेंटिकल इन द सेंस, आप लोगों को मैं दिख रही हूँ सबको? Yo-yo, ma'am. हाउ मेनी आईज आई हैव? सबको सोचना पड़ रहा है, गिरी। ओके, मेरे बाल लंबे हैं, छोटे हैं, या है ही नहीं? Medium. Ma'am, lambe. लंबे बोलने समझ आई, तो दिख नहीं रहे सही से, मीडियम। तो तुमने, हाँ, तो तुमने किसी को देखा और देख के उसके फीचर बताए, उसको कहते हैं मोफोलॉजी। मोफोलॉजी का मतलब होता है किसी के एक्सटर्नल फीचर्स को पढ़ना, ठीक है जी। तो ये है मोफोलॉजी। मोर्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल फीचर, ठीक है जी। अगर मैं जेनेटिक्स कर रही होती ना, जीन वीन कर रही होती, तब मैं मोर्फोलॉजी के लिए दूसरा टर्म यूज करती, वो होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप इज ऑल्सो ऑब्जर्वेबल फीचर है, एक्सटर्नल फीचर। कि आपको कितने टीचर पढ़ाते हुए दिख रहे हैं? एक या दो? तो जब मैं नंबर्स में बोलती हूँ ना यही बात, तो वो फिनोटाइप हो जाता है, एक्सटर्नल फीचर इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है जी। दोनों है एक ही चीज, ओके।
अब एक होता है जेनेटिक, जब वर्ड आ जाएगा जेनेटिक, तो जेनेटिक का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी आर टॉकिंग अबाउट या तो हम डीएनए की बात कर रहे हैं या फिर हम आरएनए की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। मैम। Yeah, ma'am. बहुत बढ़िया, ये टर्म क्लियर। मैम। आइए, तो वो कह रहे हैं कि ये जो डॉटर सेल ऑफस्प्रिंग बने हैं ये एक दूसरे के भी आइडेंटिकल है, पेरेंट से भी आइडेंटिकल है, तो ये मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है और जेनेटिकली भी सिमिलर है, इसलिए हम इनको एक नाम देते हैं, इनको हम बुलाते हैं क्लोन्स। सो क्लोन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है इससे कि क्लोन्स क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं। क्लोन्स मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली दोनों तरीके से सिमिलर होते हैं, तो इस लाइन को अंडरलाइन करो और इसे लिखो, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। और ये बच्चे इतना उदास क्यों है, बी हैप्पी। डन। मैम। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे चलो। नो मैम। ओके, अब देखो, अभी तुम्हें बड़ा ही घातक सा दिख रहा है ये पूरा चार्ट। आप कोई भी एक्स्ट्रा बुक पढ़ोगे ना तो उसमें आपको खतरनाक से ऐसे चार्ट दिखेंगे, फिर उसको देख के लगता है कितना सारा पढ़ना है, फिर देख के लगता है क्यों ही पढ़ना है, हम है ही क्यों, है ना। तो जब भी ऐसे खतरनाक से चार्ट दिखे ना उसको सिंप्लीफाई कर लेना है अपने तरीके से और फिर उससे फायदा उठाना है। देखो इस वाले चार्ट में प्रॉब्लम क्या है ना, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल सही से लिख पाऊंगी, अगर मैं ऐसे ही अपनी कॉपी में बना लूँ तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं होगा, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई वे में बना रही हूँ और तुम मेरे साथ बनाओ और देखो कैसे बनाते हैं। तुम्हारे सामने बुक होती है, उससे कैसे अपने नोट्स को ड्राइव कर लेते हैं वो सिखाती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हमने आज बात किसकी करनी है, एनिमल्स की, ठीक है जी। ये रहे हमारे एनिमल्स, मैं ब्रैकेट में लिख लूंगी, प्लांट्स की नहीं बात कर रही, क्यों, क्योंकि प्लांट्स की मैं आगे बात करूंगी, मेरे नोट्स है मैं अपने हिसाब से बनाऊंगी। अब मैं इसमें क्या बनाने वाली हूँ, मैं इसमें बनाने वाली हूँ टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स, ऐसे बनाया और ना कॉपी के ऊपर बनाना, बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे, और खुला खुला बनाना, नीचे स्पेस छोड़ दे, काम आएगा। टाइप्स लिख लिया, लिखा इतना सबने। अब मैंने पहली लाइन खींची यहाँ पर, ठीक है जी, और मैं अगर स्टूडेंट हूँ तो मुझे देखना ही पड़ेगा ना, मैं पीछे जाके देखूंगी, अच्छा फिजन है सबसे पहला, तो सबसे पहले मैंने लिखा फिजन, ठीक है, फिजन कोई प्रोसेस है। उसके बाद जब मैंने दूसरी लाइन खींची, ध्यान से देखना उसकी लेंथ अलग है, या तो वो तुम बड़ी बनाओ या वो तुम छोटी बनाओ, पर बिल्कुल सेम एंगल पे मत बनाना, नहीं तो लिखने की जगह नहीं बचती। फिजन के बाद सेकंड कौन सा प्रोसेस है, बर्डिंग। तो मैं सेकंड लिखूंगी बडिंग, और मैं नीचे लाइन छोड़ूंगी इसमें लिखने के लिए, क्योंकि मुझे चीजें ऐड करनी है। ये होंगे मेरे क्विक नोट्स, तो पेपर से पहले मुझे रिवाइज करना है, मैं सिर्फ ये चार्ट पढ़ूंगी और मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ओके, पेपर से पहले कितना पढ़ लोगे, चैप्टर ऐसे रिवाइज होते हैं। बडिंग, बताओ भाई तीसरा कौन सा है, गैमुलेशन। जिमुलेशन या गैमुलेशन, जिमुलेशन या गैमुलेशन, तुम्हारा जो मन करे बोलो, ठीक है जी, जिमुलेशन। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन तो तुमने सुना होगा, है ना। यस मैम। फ्रेगमेंटेशन, हाँ, ये यस मैन वाला कौन सा बदतमीज बच्चा था, अब बताओ क्या लिखा है, देखो अब इसके पास कुछ स्पेशल स्पोर्स है जिसके बारे में बात होती है, मैंने कहा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनते हैं, तो दी स्पोर्स एक्ट एज ए गैमीट, तो ये दो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट का इसमें क्वेश्चन आता है, ये आपको कंबाइन हो जाता है जाकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, तो मैं यहाँ पे आपको 4 नंबर का क्वेश्चन करा दूंगी इसी से ही, और वो होंगे, एक स्पोर्स होंगे हमारे पास जू स्पोर्स, जू से मतलब होता है एनिमल ना, तो तुम बताओ जो जर्नली एनिमल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं जर्नली, यो मैम। है ना। तो जू स्पोर से हम याद रखेंगे ये वो स्पोर है, देखो एग्जाम्पल, अच्छा छोड़ो अभी रुको, दूसरा स्पोर है हमारे पास कोनिडिया, ठीक है जी। अब देखो सबके नीचे एक एक लाइन में एग्जाम्पल के लिए जगह छोड़ दो, तो अच्छा फिजन के साथ देखो आगे डिवीजन है, क्या लिखा है, बाइनरी फीड। हाँ, तो मैं इसमें एक लाइन छोड़ूंगी, उसके बाद मैं यहाँ पे 2 चार्ट बना लूंगी, एक तरह में लिखूंगी बाइनरी फ्यूजन फुल लिखना, और एक लिखूंगी मल्टीपल फ्यूजन, ये बन गया मेरा चार्ट। अब हर किसी के नीचे में एग्जाम्पल लिखने के लिए 3 लाइनें छोड़ दूंगी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सारे आएंगे, और एग्जाम्पल पे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पता है कैसे आएगा, एग्जाम्पल देके पूछेंगे उसमें कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल, बडिंग किसमें होता है, जेमुलेशन इस ऑर्गेनिज्म में होता है या नहीं, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं,
अब जूस्पोर के नीचे भी मैंने जगह छोड़ी, कोनिडिया के नीचे भी। जूस्पोर के साथ मैंने एक लाइन ऐड कर ली कि ये होते हैं मोटाइल स्पोर्स। तो मुझे जू से याद रखा कि मोस्टली एनिमल मोटाइल होते हैं, तो ये स्पोर्स भी मोटाइल होते हैं, ये चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं? बिकॉज दे हैव फ्लैजिला। ठीक है जी, इतना कर सकते हैं 2 लाइन। आवाज आई? हेलो। नीट का क्वेश्चन आया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से कि कौन से स्पोर्ट्स मोटाइल है, तो जू स्पोर्ट्स मोटाइल होते हैं और उनके पास फ्लैजिला होता है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सा वाट। ओके, अभी भरेंगे हम इसको जब इसको समझेंगे, अभी समझा नहीं है ना, बस हमने बना के रखा है। अब समझना स्टार्ट करें। चलो बताओ भाई, अभी तक किसी को कोई डाउट? एनीवन? यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, कितने बजे तक क्लास है? 8:15 8:15। कितना टाइम बचा है? 25 minutes 5 minutes। तो पीछे देख के बताओ क्या लगता है कितने टॉपिक हो पाएंगे? सोचो सोचो, तुक्का तो मारो। सारे ही हो जाएंगे ये वाले। ये वाले सारे हो जाएंगे? सारे तो नहीं हो पाएंगे, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं। इतनी परेशान क्यों होगी दीक्षा, क्या हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं किया, थक गई? समझ नहीं आ रहा? आ रहा है। समझना है तो बता दी, इतनी परेशान मत हो। देख, फिजन बहुत सिंपल है, जो इतनी देर से कर रहे थे ना सेल के साथ, वही है। फिजन इज व्हेन द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल्स, तो उसको फिजन ही कहते हैं, जितनी देर से हम कर रहे हैं। अब ये यार 2 टाइप की होती है, एक होती है बाइनरी फिजन, जिसको सिंपल फिजन भी कहते हैं, या सिर्फ फिजन भी कह देते हैं। तो कहीं पे सिर्फ फिजन लिखा हुआ दिखे ना तुम्हें, तो तुम समझ जाना वो बाइनरी फिजन ही कह रहा है। ठीक है, तो ये होती है बाइनरी फिजन, जो मैंने यहाँ पर बनाई कि पेरेंट डिवाइड हुआ, ऑफस्प्रिंग बनाया, और इसके ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या बुला सकते हैं? Daughters. और क्या बुला सकते हैं? ये एकदम मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है। बहुत बढ़िया। अब आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन है जहां पर क्वेश्चन आएगा, कराऊं? मैम। तो बाइनरी फिजन की डेफिनेशन है, और डेफिनेशन हर बच्चा अपने कॉपी में लिखेगा, ये बहुत जरूरी है। देखो, इट इज द डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 इंडिविजुअल्स। एग्जांपल इसने दिया है अमीबा और पैरामीशियम। तो पीछे जा अपने चार्ट के पास और वहां ऐड कर अमीबा एंड पैरामीशियम, हो जाएगा? मैम। अभी हम पहली बार बना रहे हैं ना नोट्स, धीरे धीरे आदत हो जाएगी नोट्स बनाने की। ये ऐसे ही नीट के नोट ऐसे ही बनते हैं। ठीक है जी। अब इन्होंने एग्जांपल दिया पैरामीशियम का, इसी के साथ ना 2 चीजें पूछ लेते हैं। ये तो ये एनिमल अभी तक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के साथ ही चल रहा है। ठीक है जी। तो देखो, पैरामीशियम में क्या होता है, इसके पास ना 2 न्यूक्लियस होते हैं। ये ग्रीन कलर से जो इन्होंने बनाया है, ये इसका बड़े वाला न्यूक्लियस है, तो इसे हम कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस। ठीक है जी। और एक और न्यूक्लियस होता है छोटू वाला, ये इसको कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। ओके, अगर पैरामीशियम को डिवाइड करना है बाइनरी फिजन से, तो उसको अपने न्यूक्लियस भी डिवाइड करने होंगे, सही बात है? मैम। अब एक चीज है जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ बता रही हूँ कि जो माइक्रो न्यूक्लियस, इसको 2 न्यूक्लियस की क्या जरूरत है, जो इसका मैक्रो न्यूक्लियस है वो पैरामीशियम में क्या करता है, मैनेज ऑल बॉडी फंक्शन। जैसे कि इसने वेस्ट मटेरियल बनाना है, तो उस वेस्ट को बाहर फेंकना है, इसका सिग्नल मैक्रो न्यूक्लियस देगा। और बॉडी के अंदर और केमिकल रिएक्शन होनी है, इसका न्यूक्लियस मैक्रो न्यूक्लियस सिग्नल देगा। तो माइक्रो न्यूक्लियस क्यों है फिर, जब मैक्रो न्यूक्लियस पूरी बॉडी संभाल रहा है? माइक्रो न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना पैरामीशियम में, वो माइक्रो न्यूक्लियस है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में माइक्रो न्यूक्लियस का रोल है, और मैक्रो न्यूक्लियस का बाकी सारे फंक्शन मेंटेन करने में रोल है। क्लियर? अब देखो, अब प्यार से देखना इसे, बहुत सिंपल है कि यहाँ से ये सेल ने पहले अपना न्यूक्लियस डिवाइड करा, डिवाइड होता गया। जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुए, तो ये सेल देखो स्ट्रेच होना स्टार्ट हो गया यहाँ से सेंटर से, दिख रहा है? अब फाइनली इसने 2 सेल्स बना लिए जो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे दिखते हैं,
देखने में आपको यहाँ छोटे लग रहे हैं, पेरेंट सेल जैसे ही दिखेंगे, आप बता नहीं पाओगे, ये क्लोन्स बन गए। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाइनरी फिजन। क्लियर सबको? ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलूं? ओके, सो गए तुम, थक गए? No, ma'am. अच्छा, तो मुझे बात बताओ, कभी तुमने ये वर्ड सुना है माइटोसिस? Yeah, ma'am. अच्छा, किसी ने ये वर्ड सुना है एमायोटिक डिवीजन, एमाइटोसिस? किसने सुना है? किसको इंटरेस्ट है जानने में? अच्छा, तानिया ने सुना है? यस मैम। ओके, तनप्रीत को, नेहा को, सबको इंटरेस्ट है, ठीक है। तो तनप्रीत हो तुम? Yes, ma'am. तो तनप्रीत, तुम्हारा होमवर्क है कि तुम एक नोट लिख के आओगी जिसमें माइटोसिस ऐसे स्लैश लिख के एमाइटोसिस क्या होता है वो यहाँ लिखोगी। इन दोनों के लिए कम से कम 3-3 पॉइंट्स लिख कर आओगी, ठीक है, कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, Okay, ma'am. तुम ये लिख के आओगे और फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो याद रखना तनप्रीत का होमवर्क है, ये हमें पढ़ाएगी एमाइटोसिस, ये लिख के आएगी, मैं समझा दूंगी। डन? Yes, ma'am. जो तनप्रीत भूल गई तो याद दिला देना मुझे, पकड़ लेंगे इसको। चलो, मल्टीपल फ्यूजन कर ले। बहुत प्यारा एग्जाम्पल है इसका, प्लाज्मोडियम एंड अमीबा। दोबारा से अमीबा आ रहा है, तो देखो दोनों चीजें होती है अमीबा में, घबराना नहीं है। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन में बस 2 डॉटर सेल बने थे, मल्टीपल फ्यूजन में बहुत सारे बन जाएंगे। तो एक अमीबा से 2 अमीबा बन गया था, बाइनरी फ्यूजन था। एक अमीबा से बहुत सारे अमीबास बन जाएंगे, वो मल्टीपल फ्यूजन है। बनेंगे कैसे, ये इंटरेस्टिंग है, इसके सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। अभी ये पिक्चर को इग्नोर करो, तो तुम्हारे बाद में काम आएगी। मैं यहाँ बना रही हूँ, उसे देखना। क्या क्यों बनाऊं, मैं अगले पेज पे बनाती हूँ, मैं कोई कंजूसी है पेजेस की? ठीक है जी, बता दूं? रेडी? देखो, ये है अमीबा हमारा प्यारा सा। अच्छा, इसकी थ्योरी दे रखी है ना हम लोगों ने। ये है हमारा अमीबा प्यारा सा, सेंटर में है इसका अपना जेनेटिक मटेरियल, मस्त पड़ा हुआ है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाहर ये जो हेड लाइक प्रोजेक्शंस होती है, जो है हाथों जैसी है लेकिन झूठे हाथ है, इन्हें क्या बुलाते हैं? सूडोस्पोडिया, है ना? फॉल्स हैंड और फॉल्स फीट जिसको बोलते हैं। पोडिया मतलब ऐसे फीट होता है, और सूडो मतलब होता है फॉल्स, झूठा। ठीक है जी, तो ये फॉल्स फीट होते हैं। जब इसको लगता है ना कि अब रिप्रोडक्शन का टाइम है, तो ये अपने फीट्स को ऐसे अंदर ले आता है, सूडोपोडिया को अपने पास ले आता है, विड्रॉ कर लेता है। तो जब सूडोपोडिया विड्रॉ हुआ, ये थोड़ा सर्कल सा आपको दिखाई देने लगेगा अमीबा, मतलब ये अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब इसने सर्कुलर से स्ट्रक्चर बनाया, अब इसको बहुत सारे अमीबा बनाने हैं। तो बहुत सारे अमीबा बनाने का प्रोसेस बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ये बहुत सारी एनर्जी लगाएगा। तो ये कहता है कि मैं ये प्रोसेस तब करूंगा जब मैं खुद को प्रोटेक्ट कर लूं, ताकि मेरा प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हो, अगर तुमको बहुत सारी ठंड लगती है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करोगे? बड़े छोटे। क्या करोगे? अरे ठंड लगती है तो क्या करते हो भाई? ये कौन सा क्वेश्चन था, क्या हो गया? कवर करते हैं। कंबल ले लोगे, चादर लोगे, चादर नहीं काम बन रहा, कंबल लोगे, कंबल से काम नहीं बन रहा, रजाई लोगे, रजाई से काम नहीं बन रहा, फिर क्या ही करोगे, है ना? चाय पियोगे, मस्त उसके अंदर घुस जाओगे और फिर बोलोगे आज नहीं पढ़ सकते, आज बहुत ठंड है। तो ना ये लेकिन रिप्रोड्यूस कर लेता है। तो ये क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। तो ये अपने आप कवरिंग लगा लेता है अपने आसपास। देखो कितनी कवरिंग है, 1, 2 एंड 3। तो कितनी लेयर्स बना ली इसने अपने आसपास? तो 3 प्रोटीन कोट्स सराउंड कर लेता है ये अपने आप आसपास। तो अपने आसपास से 3 प्रोटीन कोट लगा लेता है। ठीक है, अभी जब 3 प्रोटीन कोट लगाता है ना, तो ये सिस्ट बन जा रहा है, मतलब हार्ड सा स्ट्रक्चर बनता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टमेंट, एनसिस्टमेंट। ठीक है जी, तो देखो ऐसे इमेजिन करो, कोई पेड़ है, पेड़ की छाव में तुम बैठे हो, इमेजिन करो इसे, मिट्टी में तुम देख रहे हो, तुम्हारी आंखों में सडनली माइक्रोस्कोप लग गया। कैसे लग गया प्लीज मत पूछना, तुम्हारी आंखों में माइक्रोस्कोप लग गया। अब तुम मिट्टी में, तुमको दिख रहा है आराम से अमीबा पड़ा, और यहाँ पे कुछ हो गया। गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट देना।
अरे, भाग तो नहीं गए? वो भी चले गए? है ओके। तो बेटा इसने एनसिसमेंट कर लिया अपने अंडर, ठीक है। तो अब तुम उस अमीबा को देख रहे हो, मस्त कह रहे हो ये सही है, पहले ये ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा सा था, सडनली गोल हो गया, तो तुमको इंटरेस्ट आ गया देखने में, ये क्या कर रहा है। तो तुमने देखा उसने अपने आसपास चदरें लगा ली 3, और यार ये तो कुछ अनोखी चीज हो रही है, इसको एनसिसमेंट कहते हैं। अब तुम देखो उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस पड़ा है ना, अब ये अंदर चला जाता है बहुत सारी माइटोसिस में, और माइटोसिस जो ये लगातार करता है, इससे ये बहुत सारे न्यू न्यूक्लियस बना देता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। जितने न्यूक्लियस उतने अमीबा बन सकते हैं ना, तो अभी अंदर मल्टीपल फिजन करता है और बाहर इसके अपनी से कोटिंग होती है। इतना क्लियर? Yeah, ma'am. ठीक है, तुम मजे से Yeah, देख। yeah. अब तुम देख रहे हो कि अच्छे इसमें बहुत सारे अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बना लिए हैं। अब ये क्या करने वाला है, तो तुम देखोगे कि थोड़े टाइम बाद, अब तुम यहाँ पे घंटों से बैठे हो, मे बी दिनों से बैठे हो, क्योंकि तुम फ्री हो, है ना। तुमने कहा क्लास नहीं लगाएंगे, हम ऑनलाइन तो है, बाहर से लगा लेंगे, फिर देख लेंगे इसको। तुम मस्त बैठे थे, फिर तुमने देखा कि जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आई, फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसा टेम्परेचर, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ अमीबा अच्छे से ग्रो कर सकता है, तो यहाँ पर क्या होती है कि इसकी जो ये तीनों लेयर है ये फट जाती है, और यहाँ से बाहर निकल के आ जाते हैं छोटे छोटे ये स्ट्रक्चर, छोटे छोटे से न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, जिनके अपने अपने आसपास साइटोप्लाज्म है। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम बुलाते हैं स्मॉल अमीबे। अमीबा एक है सिंगुलर, और अमीबे बहुत सारे। ये छोटे छोटे स्मॉल अमीबे आ जाते हैं, और ये स्पोर जैसे होते हैं, लेकिन सच में स्पोर्स तो नहीं है, सच में तो ये एक पूरा ऑर्गेनिज्म है देखा जाए तो हम इनको, क्योंकि ये सच में स्पोर्स नहीं है लेकिन स्पोर्स जैसे है, स्पोर कुछ नहीं होता, कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो बाद में पूरा ऑर्गेनिज्म बना सके, तो हम इनको बुलाते हैं सूडोस्पोर्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो स्मॉल अमीबे आर रिलीज्ड आउट, और इस प्रोसेस को हम बुलाते हैं स्पोरुलेशन। ओके, तो अब मैं तुम्हें ऑर्डर बताती हूँ, ध्यान से सुनना जहां से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले पूछेंगे क्या हुआ था, सबसे पहले अमीबा बैठा था, उसने अपना सूडोपोडिया विड्रॉ कर लिया। वो ऑर्डर पूछना स्टार्ट करेंगे यहाँ से कि एनसिसमेंट हुआ, एनसिसमेंट के बाद आपने देखा था मल्टीपल फिजन हुआ था, और उसके बाद स्पोरुलेशन होगा था। तो आपसे वो ऑर्डर पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ अमीबा। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसे लिख देंगे, मल्टीपल फिजन फॉलोड बाय स्पोरुलेशन फॉलोड बाय एनसेसमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो तुमको ऑर्डर पता होना चाहिए कि पहले वो प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, फिर वो मल्टीपल फिजन करेगा, और फिर वो स्पोरुलेशन कर देगा। क्लियर? Yeah, ma'am. Yeah. मैम एक और कोई बच्चे रिपीट करना। हाँ, तो वो ऑर्डर पूछेंगे आपसे पेपर में, ऑर्डर कैसे आएगा कि सबसे पहले अमीबा क्या करेगा, ऐसे देखना याद से कि सबसे पहले अमीबा अपनी लेयर में आसपास चद्दर लगाएगा, प्रोटीन की कोटिंग लगाएगा। तो सबसे पहले वो एनसिसमेंट करेगा, उसके बाद वो मल्टीपल फिजन करेगा, और थर्ड नंबर पे वो क्या करेगा, स्पोरुलेशन, कि वो रिलीज कर देगा सारे छोटे छोटे अमीबा। तो ये ऑर्डर याद रखना। ओके, मैम Yeah. बना लिया डायग्राम? इसी के साथ आपका बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन खत्म। पीछे आओ। एग्जाम्पल अमीबा पैरामीशियम दोनों में था, दोनों खत्म हो गए, तो जब भी मेरा कुछ खत्म होता है मैं तो उस पर से टिक लगा देती हूँ, मुझे सब सुकून हो जाता है, एक बार पढ़ लिया मैंने इसे। अब मैं चलूंगी बडिंग की तरफ, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम भी टिक लगाओ और आगे बढ़ते हैं। चले आगे। Yeah, ma'am. जो मैंने तुम्हें पढ़ाया ना, वो सारी यहाँ थ्योरी लिखी है, एक बार इसको रीड करके देखना, ना समझ आए तो बताना। ओके, अब हम आते हैं बडिंग पे। देखो बडिंग में क्या होता है, तुम्हें एनिमल किंगडम पढ़ा होगा 1 करोड़ साल पहले। तो एनिमल किंगडम में सबसे पहला ग्रुप कौन सा था? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा। फिर सिलेंट्रेटा, है ना। बस यहीं तक, यहीं पे हमारा काम हो जाएगा। तो पॉरीफेरा के अंदर तुमने स्पॉन्जेस पढ़े होंगे, ये मैम सिलेंट्रेटा के अंदर तुमने हाइड्रा पढ़ा होगा। ये मैम ये मैम और एलियन 11th की एनसीईआरटी लेकर आए हो? ये मैम 11 की एनसीईआरटी लेके आए हो तो एनिमल किंगडम खोल और मुझे पेज नंबर बता, पॉरीफेरा कहाँ लिखा है? झूठ तो नहीं बोल रही ना?
बस एक रीजन होगा कि नहीं मिलेगा, बुक लेके नहीं बैठे, है ना। तो बुक अपने लिए लेके बैठे हैं, मेरे लिए थोड़ी लेके बैठनी है। मेरे पास है सारी, मुझको याद भी है, मेरा पेपर भी नहीं है। देखो ऐसे झूठ मत बोला करो अगर नहीं लेके आए तो, मैम है ना। मैम ये है तो बता 49 नंबर। ठीक है, ये सच बोल रही है, बाकी पापियों। तो 49 पे स्पॉन्जेस है ना, उसको बेटा अंडरलाइन कर ले। अभी यहाँ पे बहुत अच्छा प्रोसेस पर चलेगा। और सिलेंट्रेट में हाइड्रा पे जा, उसको अंडरलाइन कर, उसके साइड साइड में लिख ले बडिंग, में बडिंग होती है। हाइड्रा में याद रहता है, स्पॉन्जेस में भूल जाता है, वहीं लिख ले। तेरा 4 नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा जब भी एनसीईआरटी पढ़ेगी, ठीक है। ये होते हैं नीट की तैयारी, एक चैप्टर से दूसरा चैप्टर कनेक्ट करना। और जो नहीं लेके बैठे हैं एनसीईआरटी ले लो बेटा, काम आएगी। एनसीईआरटी नीट के लिए जरूरी है। ओके चलो अब देखो एक और भी बडिंग होता है क्या लिखना था बेटा। उसको? हाइड्रा के नीचे लिख ले बडिंग और स्पॉन्जी के नीचे लिख ले बडिंग, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ऐसा हाइड्रा देखा होगा तुमने अपनी पिक्चर में से, उसके टेंटिकल से निकले होते थे। इससे अपने को प्रोटेक्ट भी करता था, खाना भी पकड़ता था, और खुद ऐसे बॉडी होती थी। तो इसको अब बुलाते हैं पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी ने करनी है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है, पेरेंट बॉडी के ऊपर छोटा सा बड बन जाता है। ये जो बड है कुछ नहीं होता, इट्स बेसिकली ये बड है, इट्स नथिंग बट ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स है ये जो अभी डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बड बनता है, थोड़ी देर के बाद तुम देखोगे कि इसी पेरेंट बॉडी में ये जो बड है ना, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो ये और डिफरेंशिएट कर जाएगा। डिफरेंशिएट मतलब इसका स्ट्रक्चर और मॉडिफाई हो जाएगा। अब तुमको थोड़ा ये ऐसे दिखाई दे रहा है, ओके। जब ये थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, उसके बाद बर्ड जो होता है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है। अलग हो गया, पेरेंट बॉडी वैसी की वैसी रहती है, हील कर लेती है वो अपने आप को इसके जाने के बाद, कोई इसमें छेद नहीं होता। तो ये ऐसी रहेगी। अब ये जो बाहर बर्ड निकल गया है, ये फाइनली आगे चल के और सेल डिवीजन करेगा, माइटोसिस, और ये पूरा का पूरा हाइड्रा बना देगा। तो बड बनता है पेरेंट बॉडी से अटैच, और फिर वो वहां से डिटैच होता है और पूरा हाइड्रा बना देता है। इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बडिंग। समझ में आया। सो बड अपीयर एंड ग्रो इन द पेरेंट बॉडी। तो ये याद रखना है कि पेरेंट बॉडी के साथ ही ग्रो कर रहा है, वैसे इन द नहीं होगा, ऑन होगा। ऑन करो इसको, ऑन द पेरेंट बॉडी। आफ्टर मैच्योरेशन, जब वो थोड़ा मैच्योर हो गया है, ये डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और न्यू इंडिविजुअल बना देता है। एग्जाम्पल है हाइड्रा, स्पॉन्ज एंड यीस्ट। तो बताओ मुझे यीस्ट क्या होता है। मैम जो खाने में Saccharomyces। ये जो ब्रेड बनाने के लिए ये तो उसका फंक्शन हुआ, होता क्या है। मैं पूछ रही हूँ मैगी क्या होती है, तुम मुझे कह रहे हो 2 मिनट में बनती है। होती क्या है, यीस्ट क्या होता है। Saccharomyces। एक्रोमाइसिस सर्वेसी तो उसका वो चल एक साइंटिफिक नाम हो गया, तो अब मुझे दूसरा नाम बता रहा है? होता क्या है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कैसा सेल होता है। एल्गी कह रहा है, एक बच्चा कह रहा है फंगस। आधी जनता इसी में उलझी हुई है। एक और आई है, ये कह रही है बैक्टीरिया। पंजा है बेटा, वो रह गया, प्रोटिस्टा रह गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। पलक हो क्लास में, पलक बंसल, पलक बंसल लगता है सो गई है। तो पलक तुम्हारा होमवर्क है, और कल सब टीचर होंगे और पलक हमारी स्टूडेंट होगी जो होमवर्क करके आएगी। पलक तुम्हारा होमवर्क है, नोट लिख कर आना है यीस्ट पे, ठीक है। लिख के क्या होगी, व्हाट इज यीस्ट, लिख ले इसे, व्हाट इज यीस्ट। अभी डिलीट कर दूंगी मैं ये, ठीक है। कौन से सेल से बना ये, इसका फंक्शन क्या है, और कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। हम बहुत कंफ्यूज है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजा, प्लांटी, एनिमेलिया क्या है, हमें नहीं पता। आप बताओगे कल हमें, ठीक है जी, डन। लिख लिया, बहुत बढ़िया। आइए, तो अब ये देखो, मेरे को बडिंग समझ आ गया, एग्जाम्पल मिल गया मुझे। पीछे जा, नीट के नोट्स बनाने हैं। बडिंग का एग्जाम्पल बताओ। हाइड्रा, स्पॉन्जीज, यीस्ट। और रेलिया इंडिया क्या हो गया। रेलिया अच्छा, हाइड्रा, स्पॉन्जियन, यीस्ट, ठीक है जी। 3 एग्जाम्पल है, एज इट इज याद करने। अब देखो ऐसा नहीं कि यही एग्जाम्पल होंगे, तुम किसी भी बुक को पढ़ोगे उसमें और होंगे, लेकिन जितने एनसीईआरटी में लिखे हैं पहले तुमको वो याद करने हैं। उसके अलावा तुम्हारी अपनी मर्जी है, जितने मर्जी याद करो, मैं रोकूंगी नहीं, ठीक है जी, डन है। Yeah, ma'am. Yeah, ma'am.
किसी को कोई डाउट? No, ma'am. जो क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन क्यों नहीं जाएंगे हम लोग। ओके 1 मिनट है आपके पास। क्वेश्चन का आंसर आपने ग्रुप में भेजना है मुझे, मैसेज में। स्टार्ट। Ma'am, 30 सेकंड डन। समझ आई? एक मिनट बोला था, 1 मिनट में पूरा दूंगी ईमानदारी से। 30 सेकंड। 45 सेकंड डन। 15 सेकंड्स लेफ्ट। 5 4 3 2 1। पेन ड्रॉप डाउन। पेन ड्रॉप डाउन का मतलब है पेन छोड़ दो। इतना तुमने करना था कर लिया। ओके जी, आइए देखते हैं क्या रहा। अच्छा, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सेम ही है, 1-2 बच्चों का डिफरेंस है। चलो पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल्स ऑफ ए क्लोन। जो क्लोन बनता है, ऐसे बनाते थे अपना, ये जो क्लोन होता है इसके बारे में बोल रहे हैं, कौन सी स्टेटमेंट है सही बनेगी। इंडिविजुअल ऑफ ए क्लोन आर जेनेटिकली सिमिलर। इनका जेनेटिक मटेरियल सिमिलर होता है, ये बात तो सही है, बट मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। देखने में अलग होते हैं, अलग दिख रहे हैं, ये ऑलमोस्ट सेम ही तो है। तो मॉर्फोलॉजिकली तो ये सेम होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। हमेशा स्टेटमेंट पूरी किया करो ना। और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर पर जेनेटिकली डिफरेंट नहीं यार, जेनेटिकली सेम होते हैं, स्टेटमेंट गलत होगी। और मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर दोनों तरीके से सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कैसे पता चला? जब मैंने क्वेश्चन किया मुझे नहीं याद आया तो मैं थ्योरी पे गई वापस, मैंने वहां देखा कि मैंने पढ़ा यही था कि क्लोन वही होते हैं जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। राइट? मिला? ma'am. क्वेश्चन पे कहाँ गया? ये सही है, डी भी देख लेते हैं। कभी कभार दूसरी स्टेटमेंट ज्यादा अच्छी होती है। और जेनेटिकली हम फिनोटिपिकली डिफरेंट नहीं जी। फिनोटिपिकली डिफरेंट मतलब फिनोटाइप मतलब Ma'am, Morphology in number. morphology, but in numbers. हाँ, मोर्फोलॉजी की ही बात हो रही है। राइट? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, आंसर वुड बी सी। करेक्ट? तो आंसर इसका होगा सी। मैं यहाँ से मिटा रही हूँ ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाओ। नाउ ये बताओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 सेकंड, जल्दी जल्दी। तान्या, प्रवीण, सूर्यांश करेक्ट। निशांत, अंतरिक्ष, नेहा, दीक्षिका, तुषार, श्रुति, तन्वी, तन्वी 2 बार, भूमिका, आर्यन, दीपक, दुगनी, सोनम, आरुषि, लिनिका, वंश, अभिषेक, शालीन। ओके मैं थक गई, सारे करेक्ट है। रुक जाओ भाई, समझ गए तुम। असेक्सुअली प्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और वो इनहेरिट करते हैं सारे पेरेंट के करेक्टर, उनको हम बोलते हैं क्लोन। आंसर इज बी। ऑफस्प्रिंग क्यों नहीं कहा मैंने? क्योंकि बेटा ऑफस्प्रिंग तब भी बनते हैं जब हम मियोसिस कराते हैं। और जब मियोसिस होती है ना, तो जो नए सेल बनते हैं ना ऑफस्प्रिंग, वो पेरेंट से थोड़ा फर्क करते हैं इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। जीन्स में थोड़ा सा फर्क होता है, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस करते हैं हम। तो ऑफस्प्रिंग हमेशा सेम हो पेरेंट की, जरूरी नहीं है। जैसे हम है, हम अपने पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग है, लेकिन हमें डिफरेंस भी तो है ना, बिल्कुल सेम तो नहीं दिखते। राइट? No. तो इसलिए जो राइट वर्ड है दैट इज क्लोन। ओके, Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नहीं है? ओके जी, तो कल होमवर्क करके आना, कल मिलते हैं। ओके Yeah, ma'am. बाय, थैंक यू। Ma'am. Good night, ma'am. नोट्स चाहिए थे ना। हाँ मैं आज नोट डाल दूंगी। बाय बच्चों। बाय मैम, गुड नाइट। Good night, ma'am. भेज दूंगी नंबर ग्रुप। नंबर नंबर नहीं है, दे रही हूँ। 8800606633। चले, गुड नाइट पल्ली। ठीक है जी, मैं रिपीट सिंपल सा करना। नंबर है मेरा।
ग्रुप में देख 8800606633 चैट में लिख। Okay, ma'am. Thank you. ओके बाय।